लोकप्रिय संस्कृति का नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न बनेगा खाद्य संस्कृति से लेकर। खाद्य संस्कृति में जो प्रश्न बनते हैं, एक तो व्यंजन और राष्ट्रीय प्रयोजन से रिलेटेड बातों पे चर्चा कीजिए, या भोजन और खाने की सार्वजनिक संस्कृतियाँ, जिसमें उडुपी होटल, दमपुख्त, वैश्विक दुनिया में दक्षिण एशियाई भोजन की चर्चा कीजिए। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। या प्रश्न बन सकता है उपभोग की संस्कृतियां, चाय, कॉफ़ी और भारतीय माध्यमिक वर्ग से रिलेटेड प्रश्न बनता है देखा जाए तो। इसके अलावा अगर देखें तो प्रश्न को घुमा के और किस तरीके से पूछ सकता है, लोकप्रिय संस्कृति के हिस्से में खाद्य संस्कृतियों के बारे में चर्चा कीजिए। या प्रश्न बन सकता है दक्षिण एशिया में ऐतिहासिक रूप से खाद्य संस्कृतियों की पहचान कीजिए। या औपनिवेशिक काल में भोजन की लोकप्रिय संस्कृति पर चर्चा कीजिए। या वैश्विक खाद्य संस्कृति और उनके कारण और दक्षिण एशिया में भोजन की आदतों पर चर्चा कीजिए। सिंपल शब्दों में एक बात समझने वाली है कि भोजन या व्यंजन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो आप सिंपल इसमें लिखी गई या दिए गए इस नोट्स को उतार दें, या जो आप रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, वीडियो में देखेंगे, उसे आप उतार सकें। इसके अलावा परिचय की शुरुआत कॉमन रहेगी, चाहे प्रश्न कैसा भी हो। परिचय में हम लिखेंगे भोजन किसी भी सभ्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि भोजन आपके कल्चर, आपकी संस्कृति, आपके धर्म, आपके रीति रिवाज को दिखाता है। भोजन पकाने की तो बहुत सारी किताबें होंगी, व्यंजन पे बहुत सारे तौर तरीके मिल जाएंगे, परंतु भोजन का संस्कृतियों, कलाओं के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आप देखते हैं कि कई भोजन किसी विशिष्ट क्षेत्र के साथ जुड़े होते हैं। बहुत से भोजन का अपना एक सांस्कृतिक पहलू भी होता है जो उस क्षेत्र में उपलब्ध उस चीज़ के व्याख्या करता है। फॉर एग्जांपल चीनी खाना, इटालियंस फूड जैसे आपने वर्ल्ड में नाम सुने हैं, ठीक उसी तरह साउथ इंडियन फूड्स वगैरह। इसके अलावा आपने देश सुना होगा साउथ इंडियन फूड्स वगैरह। इसके अलावा पंजाब का खाना, गुजरात का, महाराष्ट्र का, इस तरीके से आप अलग अलग प्रकार की रेसिपीज़ और व्यंजनों को सुनते हैं, देखते हैं, जिनको आप अपने जीवन में जानते हैं। अब हम बात करें रेसिपी की किताबों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, हिंदू धर्म में संस्कृति लेखन में इतिहास लेखन परंपरा तो वर्षों से चली आ रही है। ऐसे में अगर बात की जाए खाने को लेकर बातें लिखना, किताबें लिखा, वैसे तो इस क्षेत्र में बहुत कम इतिहास ही लिखा गया भोजन से रिलेटेड, क्योंकि भोजन जो है एक तरीके से मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहा है। ऐसे में उसको लेकर अलग प्रकार से कोई व्यंजनशाला या व्यंजन रूप से कोई किताब आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन हाँ, दावतों का, उपवास का, उपहार का प्रथा लंबे समय से चली आ रही है भारत में, पीढ़ी दर पीढ़ी आप देखेंगे, जिसमें लंगर की व्यवस्था हो, उपवास की व्यवस्था हो, और उपवास पे दावतों की प्रथा रखना, ये और उन दावतों में तरह तरह के पकवान या तरह तरह के व्यंजन को यूज़ करना, ये लंबे समय से चला आ रहा है। मध्यकाल में अगर हम बात करें तो मुगल काल में आईने अकबरी में भी हमें व्यंजन से रिलेटेड कुछ रेसिपीज़ वगैरह की जानकारी मिलती है। और जब प्रिंटिंग प्रेस भारत में आया तो बहुत से लोगों ने अपनी पुस्तक, पत्रिकाओं में व्यंजन से लेकर, रेसिपी से लेकर किताबें लिखी हैं। अंग्रेजी भाषा में तो खैर लिखी गई हैं बहुत सारी। औपनिवेशिक काल के दौरान भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई जो रेसिपीज़ वगैरह से रिलेटेड थी, हम देखेंगे। इसके अलावा रेसिपीज़ किताब कहीं ना कहीं संस्कृति और कला में काफ़ी अहम योगदान निभाते रहे हैं। व्यंजन और व्यंजन बनाने की राष्ट्रीय परियोजना, अगली हेडिंग आप डालेंगे तो औपनिवेशिक काल में भारत में विकसित व्यंजन क्षेत्रीय भाग में बटे हुए थे। शुरुआती दौर में आप देखेंगे भारतीय सेना और पारसी जैसे समुदायों
को भोजन परियोजन जैसे कार्यों में बड़ा दिलचस्प रहा और विविध प्रकार के भोजन बनाना पारसी समुदायों का एक लक्ष्य रहा। ज़्यादातर उस समय रसोइया या कह सकते हैं कि हलवाई वगैरह का काम पारसी लोग ज़्यादा करते थे। किताबें भी लिखते थे वो अपने व्यंजनों से रिलेटेड, और एक प्रकार से नगरीय सभ्यता, नगरीय पैटर्न में रेसिपीज़ वगैरह मध्यम वर्ग या फिर उच्च वर्ग के पेशे के रूप में एक बड़ा जन्मा। कहने का मतलब है कि एक शहरों में शेफ़ के लिए एक नया व्यवसाय शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने शहरों में पलायन करके तरह तरह के व्यंजन बना के बेचे, जिससे शहरों में भोजन की एक नई शैली की प्रवृत्ति की शुरुआत देखने को मिलती है हमें। तो ये व्यंजन से रिलेटेड इतिहास है, रेसिपी से रिलेटेड देखा जाए तो। इसके अलावा रेसिपीज़ की किताबों में भी अगर हम देखें तो कुछ चुनौतियां हमें देखने को ज़रूर मिली। तरह तरह की रेसिपी किताबों में एक तो जाति, क्षेत्र और इन चीज़ों के आधार पे जो खाने के नाम थे, फूड के नाम थे, वो अपने आप में अपना एक अलग प्रचलन रखते थे। ऐसे में उन फूड्स और उन चीज़ों का अध्ययन इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि जब वो रेसिपीज़ के तौर पे नाम लिखे जाते थे तो उनका नामकरण उन व्यंजनों का देना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता था। इसके अलावा ये तो नॉर्मल इतिहास से रिलेटेड हो गया भोजन के। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है दक्षिण एशियाई भोजन या वैश्विक दुनिया में दक्षिण एशियाई भोजन, तो ध्यान रखिए उसमें आप क्या लिखेंगे। तो दक्षिण एशियाई खाने पूरे विश्व में आज प्रचलित है। ये वो क्षेत्र है जो गरीबी और भुखमरी से तंगहाली वाले देश हैं दुनिया में, परंतु फिर भी ये अपने व्यंजन और खानों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा में रहते हैं। ये वो देश है जहाँ मैकडोनल्ड, फ्राइड चिकन्स वगैरह, KFC वगैरह तो नहीं चलती हैं, परंतु यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनकी अपनी रेसिपीज़ होती हैं जिन्होंने दक्षिण एशिया के खाने को दुनिया भर में प्रचलित किया है। वैश्विक दुनिया में मंदिर का खाना, जिसे उडुपी नाम दिया गया है, दुनिया भर में जो मंदिरों का खाना होता था, मंदिरों में बाकायदा शुरुआत सामूहिक लंगर वगैरह की शुरुआत मंदिरों से हुई है। बहुत सारे मंदिरों में आज भी सामुदायिक तौर पे खाद्यान्न वगैरह बनाए जाते हैं। इन सब चीज़ों पे आप देखेंगे जड़ी बूटी वगैरह पर्यावरण के हिसाब से ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मंदिरों में प्रसाद वगैरह बांटने की प्रथा और अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के ईश्वर को चढ़ाना, समर्पित करना, ये सब चीज़ें रही हैं। दक्षिण एशिया में अगर हम देखें तो खाने और खाना बनाने की प्रक्रिया जाति और लिंग से जुड़ी रही। यह उडुपी रेस्तरां श्रृंखला जिसे हम कहते हैं उडुपी बेसिकली उडुपी होटल के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक में इसी के नाम पर एक गांव है और उसी गांव में ये व्यंजन की प्रथा उत्पन्न हुई जिसे उडुपी कहते हैं। उडुपी एक प्रकार का व्यंजन भी है, शुद्ध शाकाहारी भोजन जिसे हम कहते हैं। ये आज एक होटल भी है कर्नाटक ज़िले में जो पूरी दुनिया में फेमस है, और ये व्यंजन का भी नाम है उडुपी, जिसे वहाँ के स्थानीय ब्राह्मणों द्वारा मंदिर में पकाया जाता है। ये उडुपी नाम का व्यंजन आप देखेंगे, हाँ, प्रसाद के रूप में इन्हें पेश किया जाता है, आदत के रूप में इन्हें एक प्रकार से। और अब ये रसोई और घरेलू जीवन के हिस्सों तक पहुंच गया है। ये उडुपी श्री कृष्ण भवन और जनार्दन होटल द्वारा वहाँ पे कर्नाटक में काफ़ी बड़े पैमाने पर फैलाया गया है। उडुपी रेस्टोरेंट की शुरुआत वैसे तो 1920 में हुई थी, ध्यान रखिए, और आज ये पूरी दुनिया में उडुपी भोजन या रेस्टोरेंट फेमस है। ये एक प्रकार का मिष्ठान टाइप सा व्यंजन होता है जो वहाँ की आदत बन गई है। दक्षिण एशिया से बात करिए, साउथ इंडियन हमारा इंडिया का है ना भैया। दम पुख्त और दक्षिण एशिया में वैश्विक भोजन। दम पुख्त भारतीय रेस्टोरेंट जो विश्व भर में भोजन परोसते हैं उसे दम पुख्त कहते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट जो इंडियन खाना विदेशों में बना के बेच रहे हैं उसे आम भाषा में दम पुख्त कहते हैं। खाना बनाने की शैली को दम पुख्त रखा गया है। ये खाना बनाने की ऐसी शैली जिसमें चावल और मांस को एक बंद बर्तन में पकाया जाता है। ये मुगल काल से ही चला आ रहा है, इसे दम पुख्त के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा।
मुगलई भोजन के रूप में दम पुख्त को जाना जाता है, जिसमें बटर चिकन, नान, चिकन टिक्का जैसी चीज़ें या इम्तियाज़ कुरैशी ने दम पुख्त की शुरुआत की थी कहा जाता है। मुगलई व्यंजन रहा जो आज पूरी दुनिया भर में इस व्यंजन का अपना एक नाम चलता है। आप देखेंगे अमेरिका के होटलों और इंग्लैंड के होटलों में बड़े बड़े व्यापारी और बिजनेसमैन को ये खाना परोसा जाता है। तो दम पुख्त और दक्षिण एशिया में ये भोजन से रिलेटेड रेसिपीज़ है। आईने अकबरी में भी इसका जिक्र हमें मिलता है, आप देखेंगे। और लेखक फ्रांसिस जोसेफ ने भी दम पुख्त को बनाने का एक तरीका अपनी रेसिपीज़ में लिखा था, रेसिपीज़ की किताब में। तो ये सब आप देख सकते हैं औपनिवेशिक काल में जो ये भोजन रहे या दक्षिण एशियाई भोजन रहे, जिनका अपना एक इतिहास रहा है और जिनकी अपनी प्रसिद्धि रही है। वर्तमान समय में भारतीय व्यंजनों में आप देखेंगे मैकडॉनल्ड्स, फास्ट फूड जैसी चेन अब भारत में काफ़ी प्रचलित हो रही है, परंतु इनमें भी भारतीय शैली जुड़ जाने की वजह से इनको बनाने के तरीके भी बदलते भारत में जा रहे हैं। जैसे तरह तरह के बर्गर और पिज़्ज़ा भारत में आपको देखने को मिल जाएंगे, जबकि विश्व में आपको 2 या 3 टाइप्स के ही बर्गर या पिज़्ज़ा देखने को मिलेंगे। तो भारतीय शैली में ये चीज़ें ढल रही हैं, ठीक है। तो ये तो रहा भाई आपका खाद्य और व्यंजन से। खाद्य और व्यंजन से रिलेटेड तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है उपभोग की संस्कृति, चाय, कॉफ़ी और भारतीय मध्यम वर्ग। ये थर्ड टॉपिक है व्यंजन में, आप देखेंगे। हाँ, तो उपभोग की संस्कृति, चाय, कॉफ़ी और भारतीय मध्यम वर्ग में बात करें तो चाय और कॉफ़ी इत्मीनान से जलपान या ब्रेकफास्ट के रूप में शुरू की गई थी, ठीक है। 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। चाय की खोज वैसे चीन से माना जाता है। ब्रिटेन ने चाय पीने वाले देश के रूप में भारत को दुनिया में पेश किया है। भारत ने आज़ादी के बाद से चाय घर घर में जिस लेवल तक पहुंची है वो उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में देखा गया है। चाय एक लोकप्रिय पेय पदार्थ रहा है भारत में और ये भारत का आज अभिन्न अंग बन चुका है। दोस्तों, मेहमानों के सामने चाय को परोसना, ब्रेकफास्ट के रूप में रोज़ चाय का सेवन करना भारतीय शैली में संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अधिकारी, यूरोपीय लोग, व्यापारी लोग, किसी भी माहौल में कैसे भी लोग हों, चाय का एक प्रकार से प्रथा भारत में आप देख सकते हैं। चाय और कॉफ़ी भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। हालांकि यह भारत में सबसे ज़्यादा पैदा भी यही चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं। शुरुआत ब्रिटेन वगैरह से हम मान सकते हैं कि इन्होंने खोजा और भारत में इसका प्रचलन उनके द्वारा ही शुरू किया गया। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी की शुरुआत एक आसान प्रक्रिया नहीं थी। ये भारत में एक लत के रूप में, एक आदत के रूप में आप कह सकते हैं लगी है, परंतु धर्म और स्वास्थ्य के विषयों के आधार पर देखा जाए तो चाय पीने के लिए कहीं ना कहीं इसे धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया, जो कि उचित नहीं था। लिप्टन नामक ब्रांड जो दुनिया में, इंडिया में बिकता है, लिप्टन नाम के व्यक्ति या कंपनी अंग्रेज़ अधिकारी ने ही शुरू किया था। उन्होंने अपने विज्ञापनों के ज़रिए ही चाय पत्तियों का फैलाव किया ताकि लोग चाय के सेवन के साथ जुड़े रहें। आप देखेंगे पैकेजिंग से लेके आकर्षित विज्ञापनों तक ने लोगों में जागरूकता पैदा की और घर घर तक चाय के सेवन को पहुंचाया। चाय बागानों, विक्रेताओं तक ये चीज़ें तरह तरह से लोगों तक पहुंची हैं, हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था में चाय उद्योग अपने आप में एक बड़े लेवल पे पहुंच गया है। आज भारत का हर एक घर कहीं ना कहीं चाय का सेवन ज़रूर कर रहा है आज़ादी के बाद से ही। इसमें एक बड़ा तबका कार्य कर रहा है, उद्योग धंधा फल फूल रहा है भारत में इसका। कॉफ़ी की बात की जाए तो कॉफ़ी दक्षिण एशिया में काफ़ी खपत होती है। कॉफ़ी में अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया भारत में काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी का प्रचलन है। कोको नामक पौधों से कॉफ़ी बनाई जाती है और ये भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। ख़ास तौर पर इसे मिडल वर्ग और उच्च वर्ग के लोग ज़्यादा इसका सेवन करते हैं। इसमें चाय से ज़्यादा एनर्जी बूस्टर माना जाता है। एक तरीके से रूढ़िवादियों की सोच रही है, एनर्जी बूस्टर के तौर पर इसका सेवन ज़्यादा किया जाता है। कॉफ़ी की लत
नशे की लत के बराबर माना गया है। रामस्वामी अयंगर नामक एक व्यक्ति ने कॉफ़ी पीने के ऐसे नकारात्मक परिणामों पे भी चर्चा की थी कि ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से शराब के सेवन जैसा हो जाता है, इसकी अगर लत लग जाए तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कॉफ़ी पीने की आदत जो है, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं पर हावी हो गई थी एक दौर में। जिन जिन महिलाओं ने कॉफ़ी का सेवन शुरू किया उनको इसकी आदत पड़ गई और ये आदत जल्दी छूटी नहीं, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन के बाद संगीत, सिनेमा, उपन्यास से जुड़े हुए मध्यम फैमिली या उच्च फैमिली के लोग कॉफ़ी का सेवन बड़े पैमाने पर करते हैं और होटलों में, बड़े बड़े होटलों में भी इनका सेवन किया जाता है, परोसा जाता है भोजन के रूप में। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के व्यंजन, ये विभिन्न प्रकार के इनका इतिहास, चाहे दक्षिण एशिया के लिए हो, चाहे इनके क्षेत्र से रिलेटेड हो, पूरी दुनिया में प्रचलित रहे हैं और इन व्यंजनों का अपना एक साझा इतिहास हम देख सकते हैं। तो ये आपका व्यंजन से रिलेटेड प्रश्न कुछ भी आता है तो उसमें आप यही चीज़ें लिखें और जो बताया गया है, जो रिकॉर्डिंग दी गई है या वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आप जो चीज़ें देखी, पढ़ी, सुनी, वही सारी चीज़ें लिखें तो बेहतर रहेगा आपके आंसर के लिए।